काफ़ी दफ़ा अस्पताल ले जा चुके हैं और इनके तमाम ज़रूरी टेस्ट भी हो चुके हैं। टेस्ट के नताइज भी ठीक हैं, ये तो तुम भी जानती हो। समझ गई। इन्हें माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है। इस तरह यहाँ रहेंगे तो ठीक नहीं हो पाएंगे। मैं इसी हॉस्पिटल के अच्छे माहिर नफ्सियात से बात करता हूँ, वही कुछ सही मशवरा देंगे। ठीक है, समझ गई। मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। किनान साहब, यही आपके लिए ठीक रहेगा। नहीं है जरूरत मुझे। ठीक है किनान साहब, हम समझ गए। ठीक है, बाहर चले जाओ भी। ठीक है, हम जा रहे हैं। मेरा एक डॉक्टर है, मेरा अपना डॉक्टर है। सुबह बखैर। सलाम, खुश आमदीद। कहिए जनाब। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक खातून डॉक्टर थी ना? हाँ बिल्कुल होती हैं। अच्छा, आप कौन है वैसे? मैं असगर, डॉक्टर साहिबा का असिस्टेंट। अच्छा। आप पेशेंट हैं उनके? नहीं, मैं असल में डॉक्टर का पुराना दोस्त हूँ। टूना साहिबा कहाँ है वैसे? टूना साहिबा भी यहीं हैं। अच्छा, आप डॉक्टर को जाकर इत्तला कर दीजिए। क्या नाम है आपका? किनान बरान। ठीक है किनान साहब, आप यहाँ इंतज़ार कीजिए, मैं जाके खबर करता हूँ उन्हें। ठीक है। आ जाएं। किनान साहब। टूना साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आप बहुत हैरान हुई कि मैं इतना बदल कैसे गया। इतना जमाना हो गया, यहाँ तो सब कुछ ही बदल गया। हाँ, बहुत कुछ हो गया, काफी कुछ बदल गया है। मैं बस जल्द ही डॉक्टर से मिलना चाहूंगा। मैं बताती हूँ उन्हें। डॉक्टर साहिबा। किनान साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया आपका। ये कितना टूट चुका है, फिर वही पुराना जाना पहचाना दर्द मेरे अंदर फैल जाता है। एक लम्हे के लिए मेरा दिल भर आता है, लेकिन कोशिश करती हूँ उस पे जाहिर ना होने दूं। आप अंदर आइए प्लीज। बहुत शुक्रिया। हाँ तो किनान साहब, आपको देखे हुए सालों बीत गए, तो बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक नहीं हूँ डॉक्टर।
उन्होंने मुझे ओल्ड एज होम में डाल दिया है। वहां तो मैंने एक दिन भी सुकून से नहीं गुजारा डॉक्टर। मुसलसल बीमार होता जा रहा हूं। यकीनन आपको मालूम होगा, मुझे दिल का दौरा भी पड़ा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब तो आप ठीक है ना? हाँ, कहा जा सकता है। मैं ऐसी हालत में हूं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। हाँ। अंदान आपसे मिलने आई थी ना? आई होगी। जब मुझे दिल का दौरा पड़ा, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अंदान पूरा दिन, पूरी रात मेरे पास ही रहती थी। वो दूसरी औरतों जैसी नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे कहता था ना, वो अभी भी मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे छोड़ दिया। उसने ही वहीं दाखिल करवाया। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, बहुत गिड़गिड़ाया उसके सामने, मगर वो पत्थर की हो गई। चली गई जैसे उसके सारे जज्बात मर चुके हों। अकेला छोड़ दिया। कभी कभी जिंदगी इतनी संगदिल भी हो सकती है। इसके अंदर जो कुछ बचा है वो एक पूरी तरह टूटा हुआ इंसान है। जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे खुद एक नाकाम डॉक्टर जैसा महसूस होता है। शायद इसीलिए मुझे इस पर रहम और तरस और गुस्सा भी आता है। डॉक्टर साहबा, मुझे बहुत डर लगता है कहीं मैं अचानक मर ना जाऊं। और मुझे लगता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो लोग बहुत खुश होंगे। और मैं ये भी जानता हूं कि वो मुझे बहुत जल्द भूल भी जाएंगे। जब मौत की बात आती है तो ये बिल्कुल घबरा जाता है। कितनी ट्रेजिकॉमिक सिचुएशन है। किनान साहब के लिए मौत भी निजात नहीं। मैं हमेशा अपने पुराने दिनों को ख्वाब में देखता हूँ, जैसे कुछ होने वाला हो, कोई मौत सा। लेकिन अब यकीनन ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अंदाजा है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जिन लोगों को मैं अपना दोस्त कहता था, उन्होंने मुझसे ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे मुझे जानते ही ना हो। इंसान को जिंदगी में कभी दोस्त बनाने ही नहीं चाहिए। दोस्त ऐसे तो नहीं होते, वो हमेशा आपके बुरे वक्त में काम आते हैं। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं कभी भी उनको ऐसे ना छोड़ता, क्योंकि मैं तो कैनान बरान हूं। सबको याद होगा कि मैं क्या था। जरूर। अगर ये मेरा पुराना वक्त होता तो औरतें मेरे पीछे होती और मेरे दोस्त मुझसे हसद कर रहे होते और मुझे रश भरी नजरों से देखते। कौन है जिसे याद नहीं होगा कि कैनान बरान क्या था? सब जानते हैं कि मैं किस किस्म का इंसान था। ये उन ख्यालों में सुकून ढूंढता है। असल में ये ख्याली बातें नहीं हैं। ये वो चीजें हैं जो ये पहले ही जी चुका है। क्या ये इसी वजह से इन हालात में पहुंचा है? इसने अपनी दौलत, अपनी जिंदगी, औरतें और अपना सोशल स्टेटस नहीं खोया, बल्कि अपना सुकून भी खो दिया। एक भटके हुए चूहे की तरह ये तारीक रास्तों में घूमता रहता है। ये उस रोशनी को नहीं ढूंढ पाता जिसकी तलाश में है। शायद ये उस रोशनी के पीछे है ही नहीं। शायद इसीलिए वो मुझे अपने लिए चिराग पकड़ने और अपने रास्ते रोशन नहीं करने देता। डॉक्टर साहबा, क्या मैं हर हफ्ते यहाँ आ सकता हूँ? हफ्ते में बस एक दिन, बस आपसे बात करने के लिए। मुझे यकीन है आप मुझे ठीक कर देंगी। आप मुझे पुराने दिनों में वापस ले जाएंगी। मुझे आप पर पूरा यकीन है। ठीक कहा ना मैंने? मेरी जिंदगी में सिर्फ हौसले की कमी है डॉक्टर साहबा, और तवज्जो की कमी भी है। लेकिन जब भी मैं आपसे बात करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है और मेरा हौसला बढ़ जाता है और मैं बेहतर हो जाता हूं। मैं अपने बाल और दाढ़ी का बहुत ख्याल रखता था। नए कपड़े पहनना, खुद को संभालना। आपको याद होगा ना मैं कैसा इंसान था? बहुत दिलकश, बहुत ठंडा मिजाज और बावकार। किनान साहब, कुछ सच्चाइयां होती हैं और कुछ अफसाने होते हैं। जो कुछ आप बयान कर रहे हैं उसमें से कुछ भी हकीकत नहीं। ये झूठी उम्मीदें हैं और आप ये बात खुद भी अच्छी तरह जानते हैं। क्या आप इन झूठों से थक नहीं गए हैं? देखिए, अब वक्त आ गया है कि कुछ नई बातें की जाएं। डॉक्टर, आप क्या कह रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। मैं आपसे ये कह रही हूं कि आप खुद को और मुझे धोखा देना बंद कर दीजिए। क्या आपकी पुरानी गलतियां ही आपको इन दिनों तक नहीं लेकर आई हैं किनान साहब? आप क्यों पुराने किनान बनने की जिद कर रहे हैं? आपने मुश्किल तरीन दिनों में भी पुराने किनान बनने की एक्टिंग करके खुद के सिवा किसी को बेवकूफ नहीं बनाया। देखिए, मैं अब ये बकवास नहीं सुनना चाहती। अगर आप इसी तरह चलते रहे
तो मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं। और मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। डॉक्टर, आपको क्या हो गया? आपने पहले कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की, आज आपको क्या हो गया है? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। चाहे मैं उन्हें कभी दोबारा देखूं या ना देखूं, किनान साहब हमेशा मेरे जहन के किसी न किसी कोने में रहेंगे जब तक मैं इस दुनिया से चली नहीं जाती। लेकिन इसे इसकी सच्चाइयां आखिरी दफा दिखाने के लिए, इसे इसकी जिंदगी की तमाम सच्चाइयां बताने के लिए मुझे आज इसे जितना दर्द हो सके उतना दर्द देना होगा। बेकार उम्मीदों ने आपको खुद से दूर कर दिया है। यहाँ तक कि आप ये भी भूल चुके हैं कि आप एक इंसान हैं। आपने जिंदगी और मौत को भुला दिया है। आप मौत की बात क्यों कर रही हैं? क्या मैं मरने वाला हूँ डॉक्टर? जाहिर सी बात है आप मरेंगे। क्या लगता है कभी नहीं मरेंगे? बराए करम मुझसे ऐसी बातें मत करें आप। मैं मरना बिल्कुल नहीं चाहता। मैं भी मरना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं इस वक्त जमीन के ऊपर हूँ। मैं जिंदा हूँ। लेकिन आपका क्या किनान साहब? तो क्या मैं जमीन के ऊपर नहीं हूँ? क्या मैं जिंदा नहीं हूँ? क्या मैं आपकी बात नहीं सुन रहा? मुझे ये बताएं कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? मैं अपने गुनाह साथ ले जाऊंगा। वो हर वक्त उस इंसान को देखते रहते हैं। अगर कोई इंसान नेकी करे तो वो उसे नेकी वाले खाते में लिख लेते हैं, और अगर कोई गुनाह करे तो वो उसे गुनाह वाले खाते में लिखते हैं। ये सिलसिला उस वक्त तक चलता है जब तक इंसान मर नहीं जाता। और फिर जब हम मर कर कब्र में जाते हैं तो यही फरिश्ते हमारे पास कब्र में आते हैं और हमसे हमारी जिंदगी के हर गुनाह के बारे में सवाल करते हैं। इसीलिए ये भूलना नहीं चाहिए कि हम हर वक्त निगरानी में हैं। इसीलिए कभी गुनाह नहीं करना चाहिए। उस वक्त हम भी आपकी तरह बहुत डर गए थे। हमें रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि हमें लगता था कि वो फरिश्ते हर वक्त हमारे साथ हैं। बहरहाल मेरी वालिदा ने जल्दी सूरत हाल को समझ लिया और मदाखलत की, लेकिन इस खौफ से निकलने में हमें काफी वक्त लगा। साल गुजरते गए, मैं बड़ी हो गई, लेकिन वो फरिश्ते जिनका जिक्र मेरी दादी करती थी मेरे जहन से कभी नहीं निकले। मैं उन्हें हर जगह तलाश करती रही और आखिरकार मैंने उन्हें नफ्सियात के इल्म में पाया। हमारे पेशे में माहिरीन उस जगह को जहां ये फरिश्ते रहते हैं लाशऊर कहते हैं। ये फरिश्ते बहुत मेहनती और मोहतात होते हैं। वो अच्छाइयां भी लिखते हैं और बुराइयां भी। लेकिन कहा जाता है कि ये फरिश्ते गुनाहों को बड़े हुरूफ में लिखते हैं और जो वो लिखते हैं वो कभी नहीं मिटता। और चूंकि गुनाह बड़े हुरूफ में लिखे जाते हैं तो इसीलिए वो लिखे हुए गुनाह सबसे पहले नजर में आते हैं। फिर हम उन्हें ना देखने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। बिल्कुल आपकी तरह हर वक्त उनको पढ़ना इंसान को बीमार कर देता है, और ना पढ़ना भी। आप हमेशा उन्हें पढ़ने से बचते रहे किनान साहब, और हमेशा ही डरते रहे। आपने मुझे भी ऐसा करने नहीं दिया। आप हमेशा ही अपनी हकीकतों से भागते रहे किनान साहब, और यही हकीकत है। लेकिन चाहे हम उन हकीकतों से कितना भी बचें, वो हकीकतें हमेशा ही मौजूद रहती हैं। हम अगर हमारा एक अच्छा अमल हमारे लिखे हुए गुनाहों को मिटा सकता है। हमने बहुत सी जगहों पर यह लिखा हुआ पढ़ा होगा किनान साहब, लेकिन हम फिर भी ये बातें भूल जाते हैं। लेकिन हमें अपने गुनाहों का खौफ होता है। हमें ये लगता है कि जैसे कोई इंसान
सभी से मांगती है। अगर आप थोड़े बहादुर होते तो हम इस कायनाती कमरे में एक साथ दाखिल होते और शायद हम आपकी तकदीर बदल देते। और यूं भी हो सकता था कि आप खुद को इतनी सख्त सजाएं नहीं देते, और आज आप जिन हालात में हैं शायद आपकी जिंदगी कुछ और ही होती। इंसान जो सजा खुद को देता है उसे ना ही खुदा माफ करता है और ना ही इंसान माफ करते हैं। लेकिन अगर इंसान खुद को माफ कर दे तो सजा बहुत कम हो जाती है, बल्कि ख़त्म भी हो सकती है। जिसे हम साइकोथेरेपी कहते हैं वो दरअसल इंसान को खुद को माफ करना सिखाने का फन है। क्या आप मुझे कभी माफ कर सकेंगी? मैंने तो आपको सालों पहले ही माफ कर दिया था। आपने तो दुनिया का हर दर्द सहा है केनान साहब, बल्कि मुझे तो लगता है आपने अपनी बर्दाश्त से कहीं ज्यादा सहा है। जी हाँ, हर जुर्म की सजा होती है, मगर देखिए कोई भी सजा हमेशा नहीं रहती है। लेकिन आपकी सजा कब खत्म होगी? आपको शायद दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन आप मरे नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आपको और वक्त दिया जा रहा हो? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। मुझे लगता है आपको एक और मौका दिया जा रहा है। शायद आपने इसीलिए हमेशा खुद को मसरूफ रखा ताकि अपनी हकीकतों से बच सके। मुझे तो आपको देखकर ऐसा ही लगता है। या शायद आपने अपने अंदर की उस खला को भरने के लिए और मजीद नए दर्द पैदा कर लिए। वो खला नहीं है डॉक्टर, वो एक बहुत गहरी खाई है। तो आपको इस बात का एहसास कब हुआ? यानी मैं जानता भी था और नहीं भी जानता था डॉक्टर साहबा, ऐसा ही है। तो अब आपको मालूम है जिस चीज से आप भाग रहे थे वो हमेशा आपके बहुत करीब थी। ये खाई कैसी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? ये आज तक महसूस किए दूसरे दर्द जैसी नहीं। ये किसी बेमानी चीज जैसी है, मगर साथ ही जिंदगी जैसी भी लगती है। इस खालीपन की इससे बेहतर वजाहत नहीं हो सकती थी। अगर ये अब भी चाहे तो सब कुछ समझ सकता है। आपके ख्याल में ये खालीपन कहाँ से आया? मुझे नहीं मालूम। जरा आप जहन पर जोर डालिए, जरा अपने बचपन को याद कीजिए। मुझे यकीन है कि आपको वहीं कुछ ना कुछ मिलेगा। मुझे याद नहीं डॉक्टर। याद है पहली बार भी आपने मुझसे यही कहा था, लेकिन फिर कुछ यूं हुआ कि एक एक करके आपने मुझे सब बता दिया। ओह अच्छा, आप उस वक्त की बात कर रही हैं जब मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। वो वक्त जब मेरी माँ भी मेरे साथ नहीं थी। वो खौफनाक रातें अस्पताल की। हाँ, लेकिन फिर मेरी माँ अचानक आई और उसने मुझे बचा लिया। हाँ, मगर मैं अकेला होने से डरता हूं, मरने से डरता हूं मैं डॉक्टर। बहुत डर लगता है मुझे। यानी मैं चाहता हूं कि कोई औरत मेरी माँ की तरह है और मुझे बचा ले इस मुसीबत से। मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। मैं खुद के लिए कुछ भी नहीं करता था। मैंने बहुत सी औरतों से मोहब्बत की, लेकिन भरोसा मैंने कभी किसी पर नहीं किया, किसी पर नहीं। इसीलिए मैं एक ही वक्त में एक से ज्यादा औरतों के साथ रहा। इससे मैं खुद को महफूज समझता था, लेकिन दूसरी तरफ ये खुदगर्जी भी है। जब इंसान अंजाम तक पहुंच जाता है तो सब कुछ कितनी आसानी से खुलने लगता है। मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था और नफरत भी करता था, और जितना प्यार करता था उससे कहीं ज्यादा गुस्सा भी। और शायद उनसे बदला लेने के लिए मैंने औरतों को इस्तेमाल किया और मेरी जिंदगी पहिए की तरह घूमती रही।
एक औरत आई तो पहले वाली चली गई और ये सिलसिला चलता रहा, बार 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 बार। इसने कितनी खूबसूरत बात कही। इसने अपनी जिंदगी इतनी दुरुस्तगी से कैसे देख ली। इसके अंदर जो अदालत थी वो हमेशा इसे सजा देना चाहती थी। इसने उसे पिच्छू के पंजे की तरह जकड़ रखा था। अब जब उसने ये सब देख लिया और समझ लिया है, क्या वो इस पंजे से निकल सकेगा? अब वो मेरे सामने खामोश बैठा है। इसे इस खामोशी की बहुत ज़रूरत है। इसमें एक और तब्दीली भी आई है। ये अब कांप नहीं रहा। केनान साहब, मुझे लगता था कि मैं आपको कई सालों से जानती हूँ, मगर अब देख रही हूँ कि आपके कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिन्हें मैं जान ही नहीं सकी कभी। जब आप अपनी लाशऊरी में उन फरिश्तों की लिखी हुई चीज़ें पढ़ें तो सिर्फ बड़े हुरूफ में लिखी हुई बातें ही नहीं पढ़िएगा, बाकी भी पढ़िएगा। अगर इस उम्र में ये सब पढ़ूं तो क्या होगा डॉक्टर? इंसान के लिए हमेशा ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, और वो मुस्तकिल इस तजस्सुस में ही रहता है। इंसान की सीखने या समझने की कोई उम्र नहीं होती है। केनान साहब, याद रखिए कि आप इस वक्त ज़मीन के ऊपर हैं और जिंदा हैं। अब ज़्यादा अच्छी तरह काम करें, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करें, और जब आप सब पढ़ लेंगे और मुकम्मल कर लेंगे तो ज़िंदगी आपको पुराना केनान बनने की इजाज़त नहीं देगी। डरिएगा मत केनान साहब। ऐसे काम करें जिनसे खुद को पसंद करने लगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। आज इस कमरे में बहुत मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हुई हैं। मेरे अंदर फिर एक दर्द है, लेकिन ये पहले जैसा दर्द नहीं। ऐसा लगता है जैसे केनान साहब हमेशा के लिए चले गए हों। मैं खुद को ऐसे महसूस कर रही हूँ जैसे किसी ने मुझे छोड़ दिया। वो सच्चाइयाँ जिन्हें मैं सालों से उसे दिखाना चाहती थी, वो उसने इतनी जल्दी कैसे देख ली। उसकी तकदीर के नक्शे उसकी जुबान से एक एक करके सामने आ गए। क्या आज की बातचीत का कोई असर होगा? क्या वो आखिरकार खुद को माफ़ कर पाएगा? अगर वो खुद को माफ़ कर ले तो क्या उसकी तकदीर बदल जाएगी? क्या वो दर्द जो सालों से झेल रहा है वो कम हो जाएगा? क्या ज़िंदगी उसे इसके लिए वक्त देगी? क्या इसके लिए नए दरवाजे खुलेंगे? और सबसे अहम बात, क्या ज़िंदगी उसे सुकून से मरने दे पाएगी? वो फंस गया है, जरा मुश्किल से खुलता है, जोर लगता है। आइए आइए अंदर। रुको रुको, मैं मदद करता हूँ। बस शुक्र है। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपसे राजी हो। दरवाजा बहुत भारी है। हाँ बिल्कुल जनाब, अगर आप नहीं होते तो मैं ये अकेला नहीं कर सकता था। मैं इंतजामिया से बात करता हूँ, कहता हूँ कि दरवाजा ठीक करवाएं। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे जनाब, आप बहुत कम नजर आते हैं। जब भी मैं आपको यहाँ से आते जाते देखता हूँ आपका सर झुका ही होता है। मैं हमेशा आपको सलाम करता हूँ मगर आप जवाब नहीं देते। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए निकल नहीं पा रहा था। अभी डॉक्टर को दिखा के आ रहा हूँ मैं। खुदा जल्द सेहत दे। शिफा तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो मुझे मिल गई है।
खुश आमदीद। डॉक्टर साहिबा अंदर ही है। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। सलाम, हेलो। मेरा नाम फातिमा है। फातिमा की नाम? बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। हेलो। मेरा नाम फरीद है। फैरिद साहब के नाम? बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। सलाम। हेलो। मैं मोगी अक्सुए। मोगे अक्सुए के नाम? बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। हेलो। इजाजत हो तो क्या इस पर उस्ताद के पूरे खानदान का नाम लिख सकती हैं आप? जरूर, पूरी खुशी से। आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। ये आपके पुराने जानने वाले की तरफ से। मेरी डॉक्टर साहबा, अगर आप ये पढ़ रही हैं तो ये बात जान लीजिए कि मैं इस दुनिया से रुखसत हो चुका हूं। हमने आज सुबह उन्हें खो दिया। उन्होंने मेरे लिए एक वसीयत छोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि उनके इंतकाल के बाद ये नोटबुक आपको दे दूं। डॉक्टर साहिबा, उन्होंने कहा शायद आप मेरी कहानी लिखना चाहें। यही उनका सबसे बड़ा मेरी प्यारी डॉक्टर, आखिरी बार जब हम मिले थे तो आपने मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ बातें कही थी। आपने पूछा था जब तुम दूसरी दुनिया में जाओगे तो अपने साथ क्या लेकर जाओगे। बरसों बाद जब आप उस तरफ जाएंगे तो गुनाहों के सिवा अपने साथ ले जाने को होगा ही क्या। आपने ये कड़वा सच मेरे मुंह पर मारा था। आप मुझ पर गुस्सा हुई थी, लेकिन आप सच थी। बरसों तक मैं आपका सर खाता रहा, फिर भी आपने मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। आपने मुझे उस गहरी नींद से उठाने की कोशिश की जिसमें मैं डूब चुका था। अच्छा हुआ कि आपने ऐसा किया। क्या आप जानती हैं, आपके पास से जाने के बाद मैं नर्सिंग होम में वापस आया तो मैंने बरसों में पहली बार खुद को किसी की मदद करते हुए पाया। उस्मान, जो कि नर्सिंग होम का चौकीदार है, वो अकेला टूटे हुए दरवाजे को उठाने की कोशिश कर रहा था जो उसके लिए नामुमकिन था, लेकिन हमने मिलकर उस दरवाजे को खोला। वो लोहे का भारी दरवाजा मैंने अपने कंधे से उठाया। मुझे तकलीफ भी हुई, लेकिन उन गुनाहों के सामने मेरी इस तकलीफ का वजन कुछ ना था। मैंने जिंदगी में सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन लोगों के बारे में सोचना भूल ही चुका था। या क्या मैं वाकई जानता हूँ कि भलाई आखिर होती क्या है? मैंने इन बातों पर बहुत गौर किया। फिर वो सारे दुख जो मैं बरसों से झेल रहा था और मेरे ख्वाब मेरे जहन में उमड़ कर आना शुरू हो गए। मैंने अपने साथ क्या कर डाला। डॉक्टर साहिबा, कभी कभी सोचता हूँ कि क्या यही मेरी तकदीर थी, या ये तकदीर मैंने खुद अपने हाथों से लिखी है। सच तो यह है कि मैं बहुत बुज़दिल हूँ। बरसों तक मैं खुद से और अपने डर से भागता रहा और आखिर में मैं अपनी ही तारीकी में बिल्कुल तन्हा रह गया। लेकिन अब मैं अपनी इस तारीकी से नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस अंधेरे के अंदर एक रोशनी मौजूद है, चाहे वो कितनी ही मध्यम क्यों ना हो। और ये रोशनी मुझे आपने दिखाई थी।